तो मेरा नमस्कार, मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। हिंदी में गद्य का विकास के बारे में आज बात करेंगे। जैसा कि सबसे पहले हम भूमिका की बात करते हैं। आधुनिक काल से पूर्व हिंदी में गद्य साहित्य इतनी न्यून मात्रा में था और अविकसित दशा में मिलता था, वह प्राय नगण्य सा समझा जाता है। संस्कृत में काव्य संज्ञा का प्रयोग गद्य और पद्य दोनों के लिए होता है, जैसे कि आप भारतीय काव्य शास्त्र में देखते हैं। इसके बाद गद्य को न केवल काव्य का उत्कृष्ट रूप माना जाता है, अपितु इसे कवियों की कसौटी भी समझा जाता है। हिंदी से पूर्व अपभ्रंश में भी संस्कृत की गद्य परंपरा बहिष्कृत और लुप्त थी, जिन कारणों से काव्य रूप को कथा, आख्यायिका, चरित्र इत्यादि माना जाता है। इसके अलावा अपभ्रंश में कवियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाली सामग्री को हम पद्य कहते हैं। संस्कृत में गद्य परंपरा का विकास प्रवर्ती भाषाओं में न होने के कारण यह हो सकता है कि जब किसी युग विशेष में जीवन का दृष्टिकोण बौद्धिकता परक, यथार्थवादी, वस्तुवादी और व्यवहारिक अधिक होता है तो उसमें गद्य का अधिक प्रोत्साहन मिलता है, जबकि इसके विपरीत जीवन में भावुकता, तर्क शून्यता, आध्यात्मिकता और काल्पनिकता हो तो उस समाज में पद्य को ज़्यादा महत्व मिलता है। ईसा की 7वीं-8वीं सदी होकर से लेकर 18वीं सदी तक भारतीय इतिहास की दृष्टि मध्यकालीन युग कही जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, धीरे धीरे इसमें बौद्धिकता, तार्किकता और यथार्थवादिता के स्थान पर क्रमशः भावुकता, अंधविश्वास और काल्पनिकता की प्रतिष्ठा हो गई। ऐसी स्थिति में साहित्यकारों ने पद्य की ओर उन्मुख हो जाना स्वाभाविक सा है। आगे चलकर पुनः मुद्रण यंत्रों का प्रचलन हुआ, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हुई, धार्मिक और सामाजिक बौद्धिक आंदोलनों के उत्थान के कारण पत्र पत्रिकाओं के बहुत ज़्यादा प्रकाशन और प्रचार के कारण जीवन का जो तो बौद्धिकता, ज्ञान, तर्क और चिंतन की प्रतिष्ठा हुई, तो गद्य साहित्य का विकास होना आरंभ हो गया। 19वीं सदी में हिंदी में गद्य साहित्य इतनी उन्नति हुई कि कुछ इतिहासकारों ने हिंदी साहित्य में आधुनिक काल को गद्य की संज्ञा दे दी। आधुनिक काल को आरंभिक गद्य लेखकों में 2 व्यक्तियों का विशेष नाम उल्लेखनीय है। नंबर 1 राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने सरकारी शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर होने से पूर्व बनारस अखबार निकाला। इस पद पर रहते हुए उन्होंने पाठ्य पुस्तकों के अभाव की पूर्ति के लक्ष्य को विभिन्न विषयों की पुस्तकें हिंदी में लिखी। प्रारंभ में उन्होंने परिष्कृत हिंदी का प्रयोग किया, किंतु सरकारी अधिकारियों के प्रभाव से उनका यह झुकाव उर्दू मिश्रित हिंदी की ओर हो गया। आगे चलकर उर्दू के पक्षपाती हो गए, जहां उन्होंने आरंभिक ग्रंथ मानव धर्म सार, योग वशिष्ठ से चुने हुए श्लोक, उपनिषद सार, भूगोल, हस्तमूलक, आलसियों का कीड़ा, राजा भोज का सपना आदि भाषा संस्कृत मिश्रित हिंदी है। वहीं परवर्ती जो उनके ग्रंथ हैं इतिहास, तिमिरनाशक और बेताल पचीसी, जिनमें उर्दू भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। ये बात कर लेते हैं राजा लक्ष्मण सिंह की। विशुद्ध हिंदी की समर्थक थे वो। उन्होंने राजा शिव प्रसाद की भाषा नीति का विरोध किया और अपने दृष्टिकोण के अनुरूप कालिदास के अनेक ग्रंथों जैसे मेघदूत, शकुंतला और रघुवंशम आदि का हिंदी में अनुवाद किया। इसके अलावा फोर्ट विलियम कॉलेज सन 1800 में जिसकी स्थापना हुई और 1854 ईस्वी तक जो चलता रहा, इस अवधि में हिंदी के प्रोफेसर के अतिरिक्त इनके निर्देशन में विभिन्न मुंशियों, पंडितों एवं अध्ययनकर्ताओं ने हिंदी के विकास में विभिन्न रूपों में योगदान दिया। कॉलेज के हिंदी अध्यापकों में लल्लू लाल और सदल मिश्र का नाम उल्लेखनीय है। इसी समय में दयानंद सरस्वती उनके अनुयायी आर्य समाज की स्थापना कर रहे थे। इनकी आर्य समाज की स्थापना वर्ष 1875 है, जिसके माध्यम से धर्म और समाज के क्षेत्र में सुधार कार्य किए गए। ठीक उसी समय हिंदी साहित्य के क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र नई क्रांति का सूत्रपात करते हैं और हिंदी यानी साहित्य के क्षेत्र में हिंदी का
उद्भव और विकास की बात हम कर रहे हैं। तो भारतेंदु युग से ही गद्य की शुरुआत हम मोस्टली मानते हैं। शुरुआती दौर में फोर्ट विलियम कॉलेज और उसके प्राध्यापकों साथ साथ सितारे हिंद और इनका बड़ा योगदान रहा है। उसके बाद हिंदी साहित्य की अगर बात करें कि वो कंटिन्यूअस रूप से निरंतर रूप से शुरू हो गया, तो इसके लक्षण सबसे पहले भारतेंदु युग में देखने को मिलते हैं। अपने अल्पकालीन जीवन काल में हिंदी गद्य के क्षेत्र में अद्भुत कार्य किया। उन्होंने गद्य शैली को परिमार्जित और परिष्कृत करते हुए उनका मार्ग निश्चित किया, और दूसरी ओर उन्होंने निबंध, नाटक, इतिहास, समालोचना, संस्मरण, यात्रा, वृत्तांत, गद्य विधाओं की परंपरा का वर्णन किया गया। भारतेंदु मंडल के अन्य लेखक जो प्रताप नारायण मिश्र हैं, बालकृष्ण भट्ट, सुधाकर दास, बालमुकुंद गुप्त, किशोरीलाल गोस्वामी, भृतृ, इन्होंने भी गद्य विकास में विभिन्न प्रकार का योगदान दिया। ये गद्य विधाएं द्विवेदी युग में भी अपने विस्तार विकास पर थी। उन्होंने प्रौढ़तम रूप द्विवेदी युग में हमें देखने को मिलता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रवृत्ति कतिपय लेखकों की रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। इसके बाद शुक्ल के निबंधों में जहाँ विवेचन शैली की गंभीरता का सर्वश्रेष्ठ रूप दृष्टिगोचर होता है, वहीं जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की शैली में भी हमें गद्य के परिमार्जित रूप के लक्षण, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हमें अवेलेबल होते हैं। विधि गद्य विधाओं का विकास में निम्नलिखित रेखा चित्रों का माध्यम देखा जाता है। सबसे पहले हम हिंदी निबंध की बात करें। हिंदी निबंध को हम इस प्रकार से बांट सकते हैं। इसका मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाना चाह रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि पहले इसका लॉन्ग वीडियो बनाया जाए, फिर शॉर्ट की बात करेंगे। अगर हम हिंदी निबंध का उद्भव और विकास की बात करें तो इस प्रकार से हम इसके निबंधों को बांट सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो में निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी लेकर मैं आपके साथ आऊँगी। तो इसको हम इन पॉइंटों के माध्यम से बांट सकते हैं कि भारतेंदु युग में निबंध किस प्रकार के थे, उनके विषय वस्तु क्या थी, हमने थीम क्या बना के चलना कि उस समय पे कौन कौन से निबंधकार थे और उनकी शैली कौन सी थी, वर्ण विषय क्या थे, ये हमने बता के चलना है। द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, इसके बाद ललित, यानी 5 बिंदु हमने इसमें लेके चलने हैं। आइए नाटकों की बात कर लेते हैं। हिंदी युग में नाटक जो है, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद का महत्वपूर्ण योगदान है। तो जयशंकर प्रसाद को हम बेस बना के चलते हैं। सबसे पहले भारतेंदु युग, फिर प्रसाद युग, प्रसादोत्तर यानी प्रसाद के बाद का, और स्वतंत्रता के बाद का। इस प्रकार से स्वतंत्रता के बाद के युग को हम इस प्रकार से बांट सकते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक चेतना से अनुप्रेरित, व्यक्तिवादी चेतना से और राजनीतिक चेतना से अनुप्रेरित नाटक। आगे हिंदी कहानी की बात करें तो कहानी और उपन्यासों में हम प्रेमचंद को बेस लेकर चलते हैं। तो प्रेमचंद से पूर्व युग, प्रेमचंद के बाद का युग, ये आपको एक रूपरेखा आपके सामने है। प्रेमचंद से पूर्व युग, प्रेमचंद का युग और प्रेमचंद के बाद का युग। प्रेमचंद के बाद के युग में हम 2 विचारधाराएं लेकर चलते हैं, मनोविश्लेषणवादी व्यक्तिवादी धारा और समाजवादी यथार्थवादी धारा। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद की कहानी में नई कहानी आती है जो महानगरों से केंद्रित है और फिर आंचलिक केंद्रों से संबंधित है। उपन्यास पूर्व युग, प्रेमचंद को ही इसका बेस माना जाता है। प्रेमचंद से पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद के बाद के उपन्यास, प्रेमचंद के यानी प्रेमचंद के पूर्व, प्रेमचंद का युग, प्रेमचंद का बाद का युग। इसको 2 विचारधारा में बांटा जाता है, स्वतंत्रता पूर्व युग और स्वतंत्रता के बाद का युग। हिंदी आलोचना की बात करें तो शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना है और शुक्ल को इसमें बेस माना जाता है। उससे पूर्व शुक्ल युगीन और शुक्ल के बाद का हिंदी आलोचना। उत्तर छायावादी और प्रगतिवादी भी इन्हें माना जाता है। इस प्रकार से विभिन्न विधाएं जिसमें रेखा चित्र, संस्मरण, जिनका विकास द्विवेदी युग में हुआ,
रिपोर्टाज, डायरी लेखन, यात्रा वृत्तांत, पत्र साहित्य, साक्षात्कार, आत्मकथा, जीवनी, हिंदी साहित्य की बहुत सारी विधाएं हैं। इससे रिलेटेड जो आगे वीडियो आपको चैनल पर देखने को मिलेंगे। आइए अब इसको यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।